सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत ही अहम समिट है जिसमें दुनिया भर से इस वक्त डेलीगेशंस पाकिस्तान आए हुए हैं और जिससे पाकिस्तान के जो माइनिंग सेक्टर है उसकी अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित मादनियात के बड़े ज़खायर से मालामाल है। यहाँ 92 मिनरल्स हैं जिनमें से 52 का तिजारती इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनकी कुल पैदावार 68.52 मिलियन मैट्रिक टन सालाना है। मादनियात के शोबे की औसत नमू 2.3% सालाना है, जिसमें 5,000 से ऊपर ऑपरेशनल काने भी मौजूद हैं। 50,000 छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और 3 लाख कारकुनान का बराह रास्त रोजगार इससे वाबस्ता है। मुल्क में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कानें यहाँ मौजूद हैं। तांबे सोने के 5वें बड़े ज़खायर हैं। कोयले के दूसरे बड़े ज़खायर के साथ साथ अरबों बैरल खाम तेल भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मादनी दौलत के सबसे बड़े ज़खायर होने के बावजूद मुल्की मईशत में मादनियात का हिस्सा अभी भी बहुत कम है। पाकिस्तान के GDP में मादनियात के शोबे का हिस्सा तकरीबन 3% है और मुल्क की एक्सपोर्ट्स दुनिया की कुल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 0.1% है। साल 2017 में दुनिया की कुल मादनी बरामदात 401 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की कुल मादनी बरामदात 0.5 बिलियन अमरीकी डॉलर थीं। पाकिस्तान में मादनियात के ज़खायर में क्रोमाइट 2.5 मिलियन टन से ज़ायद है। तांबा 1352 मिलियन टन है। सोना 1656 मिलियन टन है, जबकि लोहा 1427 मिलियन टन से ज़ायद मौजूद है। इसके अलावा भी कई ऐसे जो लीड जिंक है वो 23.7 मिलियन टन से ज़ायद है। कोयला 1,85,000 मिलियन टन से ज़ायद। जिप्सम 6 बिलियन टन मौजूद है। मार्बल और ग्रेनाइट 297 बिलियन टन यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में तांबे और सोने के बहुत बड़े और वसी ज़खायर हैं जो बुनियादी तौर पर रेकोटिक ज़िला चागी बलूचिस्तान में 5.9 बिलियन टन से ज़ायद हैं और ज़िला चागी में वाक़े दहत कोहन नौकंडी में भी तांबे के अच्छे खासे ज़खायर मौजूद हैं, जिससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तांबे और सोने के शोबे में इन्वेस्टमेंट के मौके भी मौजूद हैं। तांबे और सोने की कानकुनी के जदीद मनसूबों में कॉपर रिफाइनिंग प्लांट और गोल्ड रिफाइनिंग प्लांट शामिल हैं। सैंदिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के ज़िला चागी बलूचिस्तान में सैंदिक के करीब वाक़े है। सैंदिक में सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर की दरियाफ्त 1970 की दहाई में की गई थी और इसके लिए कंपनी सैंदिक मेटल्स लिमिटेड ने कायम की थी, जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत थी। इस प्रोजेक्ट पर 1995 के आखिर तक 13.5 बिलियन रुपए की लागत आई। सैंदिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में आजमाइशी पैदावार 1995 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुरू हुई। 4 माह के आजमाइशी ऑपरेशन की माहाना पैदावार की शरह 1700 टन तांबा, 6000 औंस सोना, 12,000 औंस चांदी थी। पाकिस्तान और चाइना ने सैंदिक कॉपर गोल्ड कान प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए $350 मिलियन के बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत किए। ये कानें चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप कॉरपोरेशन की झेली कंपनी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड को 10 साल की मुद्दत के लिए लीज पर दी गई थी। सैंदिक प्रोजेक्ट ने 2022 में $74.7 मिलियन का मुनाफा कमाया। सोने के बाद एक और मादनी ज़ख़ीरे यानी तेल और गैस के ज़खायर की अब हम अगर बात करें तो 1950 में PPL ने बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया। 5 बड़ी गैर मुल्की तेल कंपनीज़ ने हुकूमत के साथ तेल और गैस की तलाश के लिए मुआहदे किए। 1950 में इन कंपनीज़ ने वसी पैमाने पर जियोलॉजिकल सर्वे किए और 47 मकामात पर कुएँ खोदे, जिसके नतीजे में चंद छोटे गैस फील्ड दरियाफ्त हुए। तलाश के काम को चलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 1961 में रूस के साथ लॉन्ग टर्म कर्ज के लिए मुआहदा किया, जिसमें पाकिस्तान को आलात और रूसी एक्सपर्ट्स की खिदमात के हासिल करने के लिए 27 मिलियन रुपए का कर्जा मिला। मुआहदे के तहत 1961 को तेल और गैस की तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। कॉरपोरेशन की कोशिशों के नतीजे में 1982 और 1986 के दौरान तेल और गैस की बड़ी दरियाफ्तें हुईं। तत ऑयल फील्ड 1986 में दरियाफ्त हुआ। 1970 से 1975 में तेल और गैस की कई दरियाफ्तें हुई, जिनमें थारो, सोनो, लाशारी, टंडो आलम और ढोडक ऑयल फील्ड्स
और पीर को, उच, लोटी, नंदपुर और पीर गैस फील्ड की तिजारती पैमाने पर दरियाफ्तें हुई। अब OGDCL मुल्क के नए इलाकों में तेल और गैस की मजीद पैदावार तलाश कर रही है। 1980 की दहाई में तेल और गैस की बड़ी बड़ी दरियाफ्तें हुई। कंपनी ने 30 जून 2022 को खत्म होने वाले साल के लिए 133.78 बिलियन रुपए का टैक्स के बाद मुनाफा कमाया। 30 जून 2022 को खत्म होने वाले साल के दौरान 335.46 बिलियन रुपए का सेल्स रेवेन्यू रजिस्टर किया, जो इससे कबल 239.1 बिलियन रुपए था। अब कुछ बात हो जाए ज़रा मुल्क में मौजूद कीमती पत्थरों की, चूँकि इनको भी अभी एक्सप्लोर होना बाकी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मतलूबा रंग के कीमती पत्थर यानी एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर, पुखराज, एक्वामेरीन और टूरमालाइन पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के पास इन कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर हैं, जिनमें नायाब कीमती पत्थरों की अक़साम भी शामिल हैं, जैसे कटलौंग, मर्दान का गुलाबी पुखराज दुनिया भर में मुनफरिद और मशहूर है। पाकिस्तान दुनिया के 30% कीमती पत्थर पैदा करता है। पाकिस्तान के शुमाली और शमाल मगरबी हिस्से हिंदूकश, हिमालय और कराकोरम 3 आलमी मशहूर पहाड़ी सिलसिले में घिरे हुए हैं। ये पहाड़ मादनियात के ज़खायर से भरपूर हैं। वादी स्वात का गहरा सब जमरुद और कटलांग का नायाब गुलाबी पुखराज आलमी मंडी की कीमतों में कीमती पत्थरों में से एक हैं। दुनिया के आला मयार के जमरुद, एक्वामेरीन, टोरमालिन, याकूत, कॉर्टेज, पुखराज, गार्नेट और मुख्तलिफ किस्म के दूसरे कीमती पत्थरों के ज़खायर भी यहाँ पर मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 34 से ज़ायद अक़साम के कीमती पत्थर तैयार किए जाते हैं। स्वात में जमरुद मशहूर है। और अब बात जौहरी मादनियात के बारे में। पाकिस्तान में 1961 में डेरा गाजी खान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ताउन से यूरेनियम के हुसूल का आगाज़ किया गया था। पाकिस्तान के तमाम सूबों और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में फॉर्मेशन कॉस्टन स्टोन शेल का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे राजनपुर, डेरा गाजी खान, बन्नू, बेसन, कोहाट और पोटोहार AJ के जोन्स में तकसीम किया गया। राजनपुर DG खान जोन में बागलचोर, नंगरहाई और तौसा में यूरेनियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए। शनवा कोहाट प्लेटिव जोन में काबुल खेल और शनवा में यूरेनियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए। यूरेनियम की पहली कान बागलचोर में खोली गई और यूरेनियम मिल 1977 में DG खान में कायम की गई। यूरेनियम की कान में इस वक्त की सबसे जदीद और मशीनी कान थी। 1992 में काबुल खेल में यूरेनियम की दूसरी कान खोली गई, जो मकामी अर्जियाती और एसिक जोन के पैरामीटर्स के मुताबिक तैयार की गई। नानगनाई की कानकुनी 1996 के और तोसा के ज़खायर की कानकुनी 2002 में शुरू की गई। और ये भी इन जो टेक्नोलॉजी है, जो जदीद टेक्नोलॉजी उस वक्त की थी, उस पर मबनी है, जो कम लागत और माहौल दोस्त है। और अब ज़रा हम कुछ बात करते हैं सॉल्ट माइंस की। सॉल्ट रेंज के दामन में वाक़ई खेवड़ा सॉल्ट माइंस बर सग़ीर की नमक की कानकुनी की तारीख़ में सबसे पुरानी है। नमक का रंग शफ़ाफ, सफ़ेद, गुलाबी सुर्ख से लेकर गाय के गोश्त के रंग जैसा सुर्ख होता है। बाज़ जगहों में ये क्रिस्टल भी है। अब जो वर्षा नमक की कानें इस्लामाबाद से 276 किलोमीटर दूर वाक़ हैं। कालाबाग नमक की कानें दरियाए सिंध के किनारे वाक़ हैं और मुख्तलिफ रंगों के साथ 13 मुख्तलिफ किस्म के नमक हैं। जट्टा सॉल्ट माइंस कोहाट से 217 किलोमीटर दूर वाक़ है। और जो तवानाई के ज़खायर हैं वो भी पाकिस्तान में बेशबहा मौजूद हैं। पाकिस्तान को तवानाई और ईंधन दोनों के कोयले के वाफिर ज़खायर से नवाजा गया है। पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर 185 बिलियन टन है, जिसके अंदर नापे गए एसिड 3.45 बिलियन टन है। ख़ास तौर पर थर के कोयले में सल्फर और राख की मिकदार ज़्यादा और जो नमी का तनासुब है वो भी मौजूद है। कोयला बिजली की पैदावार और घरों के ईंधन, ईंटों के भट्टों को आग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान के कोयले के वसाइल अगले 30 साल तक 1 लाख मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वजारत तवानाई, इक़्तिसादी मादनी ज़खायर की एक्सप्लोरेशन और तशख़ीस, टेक्नो इकनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की तैयारी, कानकुनी और मार्केटिंग में शामिल है। PMDC4 कोयले की कानें, 4 नमक की कानें और 1 सिलिका रेत की कान चला रही है। मुल्क में 17% कोयले और 58% नमक की पैदावार में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हिस्सा है। तामीरात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लोहे की अगर हम बात करें तो लोहा पाकिस्तान में पाया जाने वाला सर फहरिस्त जो 5 मादनियात हैं उनमें शामिल है और ज़खायर का तखमीना 1.42 बिलियन टन है। नौकंडी समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खाम लोहा बड़ी मकदार में पाया जाता है। चिनियोट और कालाबाग, हरीपुर और शुमाली इलाकाजात में ये ज़खायर मौजूद हैं। 2021 में पाकिस्तान ने 39.5 मिलियन डॉलर का लोहा बरामद किया और दुनिया में लोहे का 38वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया।
इसी साल लोहा पाकिस्तान में 101वें से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाली मसनूआत थी। 2020 और 2021 के दरमियान पाकिस्तान की लोहे की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बरामदी मंडियों में चाइना, नेदरलैंड्स और कनाडा शामिल थे। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का अब आगाज़ हो चुका है, जहां अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, रशिया, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद इस वक्त मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में बाकायदा तौर पर गुफ्तगू कर चुके हैं। आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला भी इस अहम तरीन फोरम पर मौजूद हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताबात का सिलसिला शुरू हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज खिताब करते हुए कहा कि फ़ोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। फ़ोरम मिनरल्स के शोबे में इन्वेस्टमेंट में इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इसीलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं और इस वक्त भी बलूचिस्तान के 27 तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फोरम के आगाज़ पर खिताब करते हुए पाकिस्तान की मादनियात की सनत उजागर करते हुए ये कहा कि हुकूमत मादनियात के शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए सहूलत फराहम करने वाले क़वानीन और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी की हौसला अफजाई जैसे इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने खिताब में कहा कि फ़ोरम के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे के मौक़े उजागर करना है। फ़ोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत पाकिस्तान के मादनी शोबे पर एतमाद का मज़हर है। हुकूमती काविशों से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ, ज़र मुबादला में इजाफा, महंगाई में कमी हुई। माशी महाज पर ये कामयाबियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। फोरम से खिताब करते हुए CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। मादनियात का हुसूल सनत के लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का ज़रिया है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। रेकोडिक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रेकोडिक बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो ने बताया कि मकामी आबादी के लिए अस्पताल, स्कूल और दीगर सहूलियात की फराहमी के हवाले से वो पुरज़्म हैं और इलाके में छोटे कारोबार के फ़रोग में भी वो भरपूर तरीके से मदद करेंगे। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान मिनरल फोरम 2025 का आज जो इफ्तिताई सेशन था वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। तमाम जो अहम सेशन थे उनमें जो गुफ्तगू हुई वो भी बड़ी अच्छी और हौसला अफजा रही। और अब इस फोरम से किस हद तक पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकेगा और कितनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ सकेगी और हमारे माइनिंग के सेक्टर को कितना फ़ायदा हो सकेगा, इस पर हम तफसीली छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शहजाद अशफाक साहब, माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट शहजाद अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा माइनिंग सेक्टर है इसको लेकर जो पिछली 1-2 साल की कोशिशें हैं वो बड़ी संजीदगी के साथ हमारी हुकूमत और SIFC आगे बढ़ रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह वहाँ पर गुफ्तगू की है उससे एक ये तासुर मिल रहा है कि ये वाकई एक गेम चेंजिंग सेक्टर है और अब हुकूमत चाहती है कि इसमें बड़ी सरमायाकारी आए। आज कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ के बाद हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? कितनी ममालिक इस वक्त इसमें दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट की हम तवक्को करें कि हमारे सेक्टर को मिलेगी? देखें, ये जब से माशाल्लाह रिकोदिक प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का साइज और स्केल ग्लोबल लेवल पे भी इतना बड़ा है कि और कंपनीज की अटेंशन आना शुरू हो जाती है। सो जब से इस पे डेवलपमेंट हो रही है, पूरी माइनिंग सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है। आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी। अलग अलग मुल्कों से लोग आए थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी आई थी और काफ़ी MOUs भी साइन हुए और इंटरेस्ट सिर्फ बाहर की कंपनीज का नहीं, जो हम लोगों ने आज नोटिस किया, लोकल ग्रुप्स का भी बहुत इंटरेस्ट है। जो बड़े लोकल ग्रुप्स हैं उनमें भी आज MOU साइन हुए हैं। तो बहुत ही इंकरेजिंग दिन था आज।
सही। तो अब ये भी बताएगा कि अब जो एक्सप्लोरेशन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, चूँकि बहुत सी हमारी मिनरल्स अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। अब उस एक्सप्लोरेशन के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी? वो सारी इन्वेस्टमेंट हम तवक्को करें कि बाहर से आएगी, या हमारे लोकल ग्रुप्स भी उसमें एक अपनी संजीदगी दिखा रहे हैं और लोकल लेवल पर या लो स्केल पर हम फौरी तौर पर इसमें कुछ काम शुरू करने के काबिल हैं? देखिए, ये सवाल आपका अच्छा है। मेरे अंदाजे से जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि दोनों तरफ से आए पैसे। बाहर की जो इन्वेस्टमेंट आती है उसके भी फायदे होते हैं, फॉरेन कैपिटल आता है, लेकिन फॉरेन कैपिटल से ज़्यादा एक्सपर्टीज आती है, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, एक बड़ी कंपनी खड़ी होती है तो पूरा जो इकोसिस्टम होता है उसके साथ वो सारा खड़ा हो जाना शुरू हो जाता है, और उसके साथ ही जो फिर लोकल ग्रुप्स के लिए आसानी हो जाती है। एंड ये जो देखें, सबसे ज़्यादा कैपिटल जो डालना चाहते हैं वो तो लोकल ग्रुप्स ही डालना चाहते हैं, और वो जब कैपिटल डालते हैं तो उससे और कॉन्फिडेंस आती है, और उस कॉन्फिडेंस से आप और कंपनीज को अट्रैक्ट करते हैं बाहर वाली। तो ये एक साइकिल है, और ये अच्छा साइकिल है। एक दफ़ा चल पड़े तो बहुत फ़ायदा होता है, और हमने देखा है कि ये जो माइनिंग की जो बेनिफिट्स हैं अलग अलग मुल्कों में, चिले हो गया, पेरू हो गया, इंडोनेशिया हो गया, हमने देखा है कि इसमें कितनी अपलिफ्टिंग हुई है, सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, उससे ज़्यादा जहाँ ये लोग जाते हैं, जहाँ ये लोग काम करते हैं, उधर जो स्कूल्स आते हैं, एजुकेशन आती है, डेवलपमेंट आता है, सपोर्ट आती है, CSR प्रोग्राम्स आते हैं, तो सबके लिए विन विन होता है। लोकल्स और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो उधर के लोग होते हैं, उनका बहुत फ़ायदा होता है। सही। और अशफाक साहब ये बताएगा कि इसमें एक्सपर्टी की इस वक्त कितनी वैल्यू है? इन्वेस्टमेंट आएगी, ज़ाहिर है वो वहीं आएगी जहाँ पर रेलेवेंट एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे ये कहा कि अब मुख्तलिफ ममालिक में स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है, और ऑलरेडी इस वक्त भी कई स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है वो अर्जेंटीना में भी हैं, वो ज़ैम्बिया में भी हैं, जहाँ वो मिनरल एक्सप्लोरेशन की तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो ये एक्सपर्टी कितनी ज़रूरी है हमारे अपने लोगों के लिए ताकि वो बेहतर तरीके से एक्सप्लोरेशन कर सकें? देखिए, बैरिक ने ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, उन लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में किया है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। वो कहते हैं जहां हम मुल्क में जाते हैं उधर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे एक्सपर्टीज बढ़ाने में, तो अपग्रेडेशन सारी एजुकेशन की, टेक्निकल स्किल्स की, तो उन्होंने लोग यहाँ से लिए और अपनी अलग अलग दुनिया की माइंस में भेजें ताकि उनकी ट्रेनिंग हो, समझ हो, और फिर वही लोग जब वापस आते हैं अपने साथ बहुत सारी एक्सपर्टीज लेके आते हैं। एक वो है। दूसरा, जो ऐसे और प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनके साथ ऑटोमेटिकली फॉरेन कंसल्टेंट्स आते हैं जिनके पास वो एक्सपर्टीज है जो हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन ओवर टाइम वो सारी एक्सपर्टीज लोकली डेवलप हो जाएगी। टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह वो जरूर होएगा अगले 5, 10, 15 साल में। अच्छा, हमने देखा सऊदी डेलीगेशन भी यहाँ मौजूद है, अमेरिकन डेलीगेशन भी यहाँ पर आए हैं, और ज़ाहिर है उनकी बड़ी दिलचस्पी है इस वक्त हमारे इस सेक्टर में। तो क्या वहाँ पर उन लोगों का इंटरेस्ट रहा, क्या वहाँ पर गुफ्तगू रही, और कितनी संजीदगी के साथ अब ये बड़ी कंपनीज और बड़े ममालिक और बड़ी मईशतें इस वक्त हमारे इस सेक्टर को ले रही हैं? देखिए, जो माइनिंग तो हर वक्त रही है, 500 साल पहले भी थी, आज भी है, 500 साल बाद भी होगी, तो माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं उसका डिमांड काफ़ी कमोडिटीज़ का बढ़ता जा रहा है। ये एनर्जी ट्रांजिशन जो हो रही है और ये जो मूव हो रहा है ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से एनर्जी ट्रांजिशन में, इस पे कुछ जो कमोडिटीज़ हैं उनकी बहुत डिमांड बढ़ जाती है। कॉपर हो गया, निकल हो गया, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इस वजह से ग्लोबल इंटरेस्ट माइनिंग में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर आप एनर्जी ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं तो फिर आप कॉपर इतना ही ढूंढना पड़ेगा, और जो बड़ी बड़ी कॉपर की फाइंड्स है दुनिया में इतनी बची नहीं है। पिछले 8-10 साल में कोई ज़्यादा बड़ी फाइंड्स हुई नहीं है, तो लोग जब पाकिस्तान को देखते हैं ये कहते हैं इधर, क्योंकि रिको दिक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ग्लोबल स्केल पे, अगर इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है शायद दूसरा भी हो, शायद तीसरा भी हो, और उम्मीद है कि ऐसे काफ़ी और बड़े प्रोजेक्ट्स निकलेंगे रिको दिक में, चागी रीजन में। हम लोगों की जो मिनरलाइजेशन है मुल्क में वो सिर्फ चागी में नहीं है, KPK में भी है, GB में भी है। ये तो बिल्कुल शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह अगर ये सही से चल पड़े तो आप लोग रिकग्नाइज भी नहीं करेंगे 20 साल में कि हम लोग आज शुरुआत हमारी इधर से हुई है, लेकिन पोटेंशियल तो बहुत है। तो अब अशफाक साहब, ज़ाहिर है पोटेंशियल आप कह रहे हैं कि बहुत है, इसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं? अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ रॉ मटेरियल पर है, या फिर हम कुछ उसमें वैल्यू एडिशन भी करने के काबिल हैं? कुछ रिफाइनरीज वगैरह ऐसी इस वक्त प्लानिंग का हिस्सा हैं? इस रॉ मटेरियल से ही हमें फ़ायदा उठाना है या इसको हमें वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में भी तब्दील करना है? ये जो आप वैल्यू एड की बात कर रहे हैं, जो रिको दिक से जो प्रोडक्ट जाएगा RDMC से, वो एक्चुअली ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। ये नहीं कि नहीं प्रोसेस्ड है, जो वो कॉपर कॉन्सेंट्रेट बन के जाएगा, यानी जो वैल्यू ऐड होती है उससे 90 से 95% तो इधर ही हो गई है। आखिरी जो स्टेज होता है वो स्मेल्टिंग का होता है, वो 5 से 10% होता है, लेकिन मेन वैल्यू ऐड
होके जा रही है यहाँ से। और ये एज ए पॉलिसी हमें बेहतर है हमारे के लिए, हम लोग प्रोसेस ही भेजें और बिल्कुल डायरेक्ट और ना शिप करें। सही। और शहजाद साहब, ये जो बड़ी कंपनीज के साथ जब एमओयू साइन होंगे तो इसमें फिर जो शेयर्स का डिवीज़न है वो बड़ा मैटर करता है। जैसे अब हमने देखा कि रैकोडिक के पास 50% शेयर्स हैं, बाकी 50% वफाकी हुकूमत और फिर वो बलूचिस्तान हुकूमत में डिवाइड होते हैं। तो ये स्मार्ट डील्स कैसे हो सकती हैं इनसे कि इसका मैक्सिमम फ़ायदा, ज़ाहिर है चूँकि मिनरल्स पाकिस्तान के हैं तो हमारी इकॉनमी को और हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा हो? देखिए, ये एटलीस्ट ये जो डील हुई है बहुत अच्छी डील हुई है, क्योंकि ये 50-50 है। मुल्क को बहुत फायदा है। अंदाजन 30 से 35 अरब रुपए सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा होएगा, पाकिस्तानी इदारों का हिस्सा होएगा। 30 से 35 बिलियन अरब रुपए इस माइन के लाइफ पे। और ये टैक्स और रॉयल्टी और बाकी चीज़ों के अलावा है, और जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज और आएंगी उसके भी अलावा है। तो ये मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। उम्मीद है कि आगे भी जो माइंस डेवलप होंगी इसी फिलॉसफी और इसी मॉडल से होए कि मुल्क लोकल्स का भी फायदा होए और इंटरनेशनल कंपनीज का भी फायदा हो। वो विन विन होता है। अगर सिर्फ एक साइड का फायदा है वो विन विन है नहीं सोल्यूशन पर। सही। और ये जिस तरह ये डील हुई माजी में, एक बड़ी ज़बरदस्त डील है, आगे गेम चेंजिंग का रोल ये प्ले कर सकती है। तो इस तरह की क्या मज़ीद फर्दर 1 या 2 डील्स हम इन 2 दिनों, एक रोज़ तो गुजर चुका है, एक रोज़ कल है, इसमें हम सऊदी अरब से या अमेरिका से या किसी और मुल्क से हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? इस बात के कुछ इम्कानात आपको आज महसूस हुए? ये डील्स तो हो जाएंगी जी, डील्स तो हो जाएंगी, ज़रूर हो जाएंगी। ऑलरेडी आज इंटरेस्ट बहुत आया है, लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप किसी और माइन को इस स्केल की डेवलप करें, उसमें टाइम लगता है। माइनिंग कभी जल्दी नहीं हो सकती है। माइनिंग में आपको सिर्फ एक्सप्लोरेशन में 3 से 4 साल लगते हैं। तो डील बेशक अनाउंस हो जाए, लेकिन एक्चुअली जो पोटेंशियल है वो फौरन सामने नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है। तो पहले एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम होता है, एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के बाद ही पता चलता है कि इस कितनी बड़ी पोटेंशियल है इस माइन की, और वो अभी वक्त के साथ ही पता चलेगा, फौरन नहीं पता चलेगा। बेशक डील्स हो जाएं, और इंटरेस्ट तो हम लोगों ने देखा है बहुत फॉरेन कंपनी से, लेकिन टाइम फिर भी लगेगा। तो शहजाद साहब, इस वक्त भी जो हमारी टोटल 5000 से ज़ायद जो माइंस इस वक्त ऑपरेशनल हैं, तो उसमें क्या छोटी माइंस की तादाद ज़्यादा है, या अभी उन्हीं के थ्रू, यानी उन्हीं पर फोकस करते हुए मज़ीद डील्स हम नहीं कर सकते, हमें मज़ीद अभी एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है? नहीं, बहुत अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया एक्सप्लोरेशन। हमारी जो आप माइंस की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास साइज की तो 2-3 ही है ना। एक वो थर है, वो कोल है, वो अलग चीज है। लेकिन जहाँ तक वो ज्यादा मेटल्स और हम बात करते हैं, उसमें बड़ी स्केल पे तो, और वो भी बड़ी स्केल नहीं है, वो मिड स्केल है, वो सियांदक है। उसके बाद अभी वो सियादीक डेवलप हो रही है। लेकिन जो बहुत बड़ी माइन है ग्लोबल स्केल की, वो तो अभी आई नहीं है, वो तो रिकोदीक है। और इस साइज की या इसकी या सियादीक साइज की भी अभी तो माइंस आएंगी, बाकी सब तो छोटी छोटी माइंस हैं। तो इसका मतलब अभी जो इनिशियल हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो एक्सप्लोरेशन के लिए अभी चाहिए होगी। अभी बहुत कुछ हमें एक्सप्लोर भी करना है, या लोकल लेवल पर काफी कुछ एक्सप्लोर हुआ है? बहुत ये अपॉर्चुनिटी बहुत है, लोकल ग्रुप्स बहुत आ रहे हैं इसमें। एंड ये अगर जो सबसे इंकरेजिंग चीज हमने देखी है वो लोकल इंटरेस्ट आने का। बहुत सारे लोकल ग्रुप्स को इंटरेस्ट आया है, बड़े बड़े लोकल ग्रुप्स को इंटरेस्ट आया है। उनमें से आज बहुत ग्रुप्स प्रेजेंट थे जिन्होंने एमओयूज भी साइन किए हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है कि वो लोग भी एंटर करें, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है मुल्क के लिए। सही। और ये चूंकि आप कह रहे हैं कि बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इसमें 3-4 साल तो सिर्फ एक्सप्लोरेशन में लग जाते हैं। इसका मतलब ये 2025 में ये एमओयूज के बाद अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो 28-29 तक हम सिर्फ एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर हम माइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये कोई 8 से 10 साल मनसूबाबंदी के तहत फिर ये हमें फ़ायदा होना शुरू होगा, यानी इकोनॉमी के हमारे नंबर्स उस वक्त फिर चेंज होना शुरू होंगे? नहीं, आपके नंबर्स 2028-29 में चेंज होना करेंगे जब रिकोदीक आएगा। लेकिन आपने जो टाइम फ्रेम दिया इतना गलत नहीं है। 5 से 8 साल लगते हैं अच्छी माइन को डेवलप करने में। बड़ी साइज की छोटी माइन आप 1 साल में 2 साल में भी डेवलप करें, लेकिन जिस बड़ी माइंस की हम बात कर रहे हैं उनको 5 से 8 साल लगते हैं। ये लॉन्ग टर्म गेम होता है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं। और इससे जॉब क्रिएशन पर कितना फर्क पड़ेगा? कितनी नई जॉब क्रिएशन होंगी? वहाँ के जो लोकल हैं वो कितना फायदा उठा सकेंगे? बहुत फायदा है। अगर हम RDMC का एग्जांपल लें, और मैं एग्जांपल ये लेता हूँ क्योंकि ये तो हमारे सामने है। इनिशियली आई थिंक कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग तो हायर होंगे इसमें, जिसमें से 90% लोकल होंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इशफाक साहब, माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ईद के बाद मुर्गी की गोश्त को जैसे कि पर लग गए हैं, कीमत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में गोश्त और मुर्गी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें करनी है। फरवरी में यानी अभी चंद हफ्तों पहले चले जाएं तो मुर्गी की कीमत 600 से 650 रुपए तक थी, जो रमजान के मौके पर अचानक बढ़ी और 700 रुपए को क्रॉस कर गई और कई शहरों में तकरीबन 745 रुपए तक भी ये गोश्त फरोख्त होता रहा। फिर ईद आई और ईद के मौके पर यानी अप्रैल के आगाज में ही एक बार फिर मुर्गी के गोश्त की कीमत में तकरीबन 150 रुपए का इजाफा हो चुका है और अब मुर्गी का गोश्त 900 रुपए से 1200 रुपए फी किलोग्राम में मिल रहा है। जिंदा मुर्गी अगर लेने जाएं तो 540 से 650 रुपए में आपको मिलेगी और कराची में मुर्गी फरोश इस वक्त हमें अपनी मर्जी की कीमतों पर गोश्त फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मुर्गी का गोश्त 850 रुपए फी किलो में इस वक्त यहां पर फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी निर्ख 650 रुपए फी किलो है। अब ये एक वाज़ेह फर्क कराची में मौजूद है। फिर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी आप देखें मुर्गी का गोश्त इस वक्त फी किलो कहीं 750 रुपए और कहीं आपको 850 रुपए, कहीं कहीं 880 रुपए फी किलो फरोख्त होता भी नजर आएगा। कई दुकानों पर मुर्गी के गोश्त की सरकारी रेट लिस्ट ही गायब है। आप मुल्तान में आप देख लें, यानी किसी एक शहर की बात नहीं है, हर शहर में एक जैसी सूरत हाल है। मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की कीमत जो ईद से पहले 412 रुपए फी किलो थी और जो जिंदा मुर्गी थी और गोश्त 700 रुपए में फरोख्त हो रहा था, अब वहाँ भी कीमत बढ़ चुकी है। दुकानदार मनमाने निर्ख पर मुर्गी का गोश्त वहाँ भी फरोख्त कर रहे हैं। अब अगर बड़े गोश्त की हम यानी बछिया के गोश्त की और बकरे के गोश्त की बात कर लें तो उसमें भी कमोबेश सूरत हाल यही है। मुल्क भर में बछिया का गोश्त भी महंगा हो चुका है और ये अज खुद महंगा किया गया, यानी सरकारी रेट कुछ और है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। रावलपिंडी में बड़े गोश्त की कीमत इस वक्त 1400 रुपए से 1500 रुपए फी किलो है, लेकिन सरकारी निर्ख अभी भी 800 रुपए है। छोटा गोश्त सरकारी तौर पर 1600 रुपए से 2300 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। अब कराची में हम देखें तो बकरे के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जो अब 2500 को भी क्रॉस कर चुका है। कहीं कहीं 2800 रुपए किलो इस वक्त की कीमत जा पहुंची है, जबकि कराची में हड्डी वाला गोश्त आप लेंगे तो आपको 1600 रुपए और 1400 रुपए फी किलो में फरोख्त होता नजर आएगा, जबकि सरकारी कीमत उसकी अभी भी 1000 रुपए और 1150 रुपए है। कीमतों में ये होशरुबा इजाफा जो हुआ है, ये बेलगाम मुनाफाखोरी जो इस वक्त की जा रही है, अब इस पूरी सूरत हाल में चेक एंड बैलेंस किधर है, हुकूमत कहाँ गायब है, फौरी मुदाखलत क्यों नहीं हो रही, लोगों की इस वक्त एक जो कुव्वत खरीद है वो कम से कम होती जा रही है, इस सूरत हाल क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही है। ज़ाहिर सार्फिन इस वक्त ये मुतालबा कर रहे हैं कि कीमतों के कंट्रोल को फौरी तौर पर नाफिज करें और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करें और शहरियों पर भी, ताकि इससे ज़रा बोझ कम हो, थोड़ी सी शफाफियत हमें होती नजर आएगी। दूसरी साइड का मौक़िफ़ क्या है ये भी हम जान लेते हैं। गुलाम खालिक साहब सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि आखिर कीमतें खुद क्यों बढ़ जाती हैं और ये इजाफा क्यों कर दिया जाता है। तो गुलाम कादिर साहब, ये सरकारी निर्ख कुछ और कह रहे हैं, कराची हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, मुर्गी के, चाहे वो जिंदा मुर्गी हो चाहे वो गोश्त हो, लेकिन जो फरोख्त होने वाले रेट हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें 200, 250, कहीं 100 रुपए का फ़र्क है। ये फ़र्क आखिर क्यों आ रहा है और एक आम आदमी पर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ लिया। पहली बात तो ये कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा ब्रीफ मेरे जो वो क्वेश्चन जो आपने करने थे उनका जवाब पहले ही आपने दे दिया। प्राइसेस का जहाँ तक इशू है, सारी प्राइसेस का आपने डिस्कस कर दिया। हम पोल्ट्री की जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस आपने कहा कि 400 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं। पोल्ट्री वाहिद प्रोडक्ट है कि जिसकी प्राइसेस इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती हैं। फार्म गेट रेट 480 रुपए तक, 490, 500 तक भी गया है, लेकिन वो 220 भी होता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही इसकी प्राइसेस जो है इसका मैकेनिज्म तय होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका देखें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इसका सोल्यूशन है। डेफिनेट आवाम को सस्ती प्रोटीन देना ही हमारी पोल्ट्री का हमारा जो एक एम है। तो उसके लिए बेस्ट वे यही है, हम गवर्नमेंट से हमेशा कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए। जब तक इसको मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ेंगे और इसकी मास लेवल की प्रोडक्शन नहीं होगी, इसकी प्राइसेस नीचे नहीं होगी। आपने इन द पास्ट देखा होगा कि 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स जो ये प्रोडक्ट है, ये जब मास लेवल की प्रोडक्शन होती रही तो ये इवन बिलो प्रोडक्शन कास्ट भी बिकती रही, हम लॉसेस भी करते रहे। लेकिन करंट जो ये प्राइसेस हैं, इसके पीछे कोई एक दिन ईद त्यौहार की बात नहीं है।
इसमें 2-3 बड़े इश्यूज हैं, जिसमें कि 2 साल पहले जो मेन इशू था सोयाबीन का, उसमें एक बड़ा डिजास्टर हुआ, प्राइसेस बहुत हाई हो गई। मेन हमारा जो सोर्स था एनर्जी का, प्रोटीन का, वो हमें अवेलेबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो पेरेंट फ्लॉक है वो 40% जो रिड्यूस हो गए, वो उसका इम्पैक्ट अभी पड़ा है, जिसमें सप्लाई हमारी 40% कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। वैसे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज की वजह से लोगों का जो परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, वैसे सेल भी बढ़ी है। अच्छा, नहीं गुलाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि डिमांड अभी बढ़ गई है, ये तो सर्दी के मौसम में चलें इसकी डिमांड बढ़े समझ आता है, अभी तो शदीद गर्मी है, इस शदीद गर्मी में तो डिमांड वैसे ही कम हो जाती है। अच्छा देखिए, आप सर्दी गर्मी से आप निकले बाहर, बेसिकली इस वक्त अगर पोल्ट्री, अगर कोई जो हमारा चिकन नहीं खरीदता तो उसके पास उसका अल्टरनेट नहीं है। चिकन का अल्टरनेट अगर सिर्फ और सिर्फ मटन है, जो कि 2800 रुपए किलो है। अगर मटन की प्राइस 1800 रुपए हो जाए तो चिकन की प्राइस खुद ही कम हो जाएगी, 1600 रुपए हो जाए और कम हो जाएगी। बेसिकली आखिर लोगों को प्रोटीन तो लेनी है ना, तो इस वक्त भी सबसे सस्ती प्रोटीन चिकन ही है। आप ये बड़ी ब्लेसिंग है कि चिकन इस वक्त इस प्राइस में भी मिल रहा है। अगर इस प्राइस में ना मिले तो ये आपका जो मटन है ये 4000 रुपए केजी ना मिले। सही। अच्छा, वो चलें, अब ये वाकई वो प्रोटीन है भी या नहीं है, वो उस पर भी वो एक अलग बहस है, किसी और दिन हम बात करेंगे। लेकिन ये दिसंबर और जनवरी तक ये इतनी डिमांड नहीं थी जब सर्दी के दिन थे, और उसके बाद फरवरी में भी इतनी डिमांड नहीं थी। ये मार्च और अप्रैल जो कि निस्बतन गर्मियों के दिन होते हैं और शदीद गर्मी उसमें शुरू हो जाती है, उसमें अचानक इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई कि ये कीमत सरकारी सतह पर कहीं 600 है और वो बिक रही है 850 रुपये। ये 250 रुपये जो इजाफी है, ये किसकी जेब में जा रहा है? देखें, ये अजाफी नहीं है, फिर मेरी बात को समझें, फिर देखें आप रियलाइज करें। आप देखें, हमारी आंखें हैं, आप हमें प्रमोट करते हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि मटन की प्राइस हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। बीफ की प्राइस सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती। लेकिन बाहर चिकन है जिसकी प्राइस बढ़ती भी है, और बहुत दफा लास्ट आप देखेंगे, मैं आपको जैसे एग प्राइस बताता हूँ, हमने 12,000 रुपए की पेटी भी बेची, आज 4,500-5,000 रुपए की पेटी बेच रहे हैं, आधे से कम बेच रहे हैं। अगर कोई इसमें होल्डिंग कर सकता होता तो 12,000 की क्यों नहीं बेचते? नहीं बेच सकते। आज यानी 3,000 से लेकर 4,000 रुपए पर पेटी फार्मर लॉस कर रहा है, तो क्योंकि वो उसकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। ऐसे ही ये दोनों, मैं फिर कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गुलाम खालिद साहब, अगर हम किसी एक शहर की भी मिसाल ले लें, बिलफर्ज हम कराची की बात कर लें, कराची की डिमांड जितनी दिसंबर या जनवरी में होगी, फरवरी मार्च अप्रैल में भी उतनी रहेगी, उतनी ही आबादी है, उतनी ही फैमिलीज़ हैं, हर फैमिली उतनी ही चिकन या अंडे खरीदेगी। तो ये डिमांड अचानक से ओवरनाइट तो नहीं बढ़ जाएगी कि 2 महीने में सूरत हाल कुछ और है, उससे पहले 3 महीने सूरत हाल कुछ और थी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान में 96%, 95% वेट मार्केट है, ओनली 5% जो ना प्रोसेस मार्केट है। दुनिया में जो प्रोसेस मार्केट है 100% है। तो जब तक हम वेट मार्केट पे रहेंगे, ये प्रोडक्ट हाईली पेरिशेबल है। इस प्रोडक्ट को हम एक दिन 1 घंटा भी नहीं रोक सकते। जिस प्रोडक्ट की होल्डिंग ही ना हो, 1 घंटा भी नहीं रोक सकते, तो उसकी प्राइस आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप उसको हर सूरत आपको बेचना है, वो नुकसान में बिके या वो फायदे में बिके। हाँ, अब प्रोसेस मार्केट ग्रेजुअली बेहतर हो रही है, 5-6% पे आ गई है। जैसे जैसे प्रोसेस मार्केट, प्रोसेसिंग जो हमारी से मार्केट बेहतर होगी, 50% के करीब जाएगी। तो अच्छा, आप गुलाम खालिद साहब, ये बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में आप ये बताइएगा कि जो कीमत में इस वक्त फ़र्क है सरकारी कीमत में और ओरिजिनल जो बेचने वाली कीमत है, उसमें जो ये फ़र्क है, इसकी बुनियादी कोई 1 या 2 वजूहात अगर आप ब्रीफली बता सकें, वजह क्या है? देखिए, जो सरकारी प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेट हमारी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अपनी एफर्ट करते हैं, इवन हमारे साथ बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट नहीं कर रहे होते, वो भी कर रहे होते हैं, वो बात कर उन्होंने प्राइस सही तय की हुई है या ये गलत तय की हुई है? सरकारी प्राइस जो उन्होंने रखी हुई है, ये आपकी नज़र में सही है या गलत है? देखिए, प्राइसेस की तयन करना तो गवर्नमेंट का ही काम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो प्राइसेस को गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको डी कैप करें और डिमांड एंड सप्लाई पे चलाएं, तभी उनकी भी प्राइसेस चलेंगी, तभी मार्केट जो फोर्सेस हैं प्राइसेस को ठीक लेके चलेंगी। और एट द एंड आई गारंटी यू कि अगर वो इसको डी कैप करें या प्राइस को जेन्युइन एक्चुअल चलाएं, विद इन नो टाइम, विद इन मंथ
प्राइसेस जो है ना सिर्फ कम हो जाएंगे, स्टेबल भी हो जाएंगे। तो एक्चुअल प्राइस अभी आपकी नज़र में क्या है वो भी आप बता दें, ताकि गवर्नमेंट तक ये पैगाम भी जाए कि उन्होंने जो प्राइस तय की हुई है उसमें और एक्चुअल प्राइस में भी कितना फ़र्क है। देखिए, इस वक्त जो फार्म गेट रेट है वो यानी जो हम तो फार्मर हैं तो फार्म गेट रेट की बात करते हैं। जो जिंदा मुर्गी है वो 485 टू 490 है जो फार्म गेट रेट है। अच्छा। आज का, कल कम भी हो सकता है, परसों 400 भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये इस प्राइस पे अभी आज की तारीख में आपको कहीं किसी शॉप पर ये प्राइस मिलेंगे भी या नहीं, ये इसकी भी गारंटी आप कर रहे हैं? ये तो प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो यानी कराची में कमिश्नर कराची हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, चीजों को करेक्शन कर ही रहे होते हैं। लेकिन आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने आपको राइट आंसर दिया कि ये पोजीशन जो आपकी अपनी एसोसिएशन है वो मेक श्योर नहीं करती कि जो आप लोग खुद एक्चुअल प्राइस जिस पर आप लोग एग्री हैं तो उसी प्राइस पर कम से कम बेचा जाए, क्योंकि ये शॉप बाई शॉप या मार्केट बाई मार्केट वेरी क्यों करती है? हम सुपर स्टोर में वही प्रोडक्ट आपकी ये लेंगे कुछ और कीमत में मिलती है, हम जब किसी और रिलेटिवली किसी छोटे इलाके में हम जाएंगे वहां पर कुछ और कीमत होगी। हाँ देखिए, ये जो प्राइस की सुपरविजन है ये तो या उसकी तो मॉनिटरिंग गवर्नमेंट करती है। हम तो फार्मर हैं, एसोसिएशन जो हम तो हमारा काम है प्रोडक्शन करना, बेस्ट प्रोडक्शन करके मार्केट को देना, और हमारी कोशिश भी यही है। देखिए पाकिस्तान, और दूसरी बात एक आपको और बात बताऊं, इस वक्त वाहिद आपका जो चिकन है जो कि कभी भी नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। आपकी बाकी सारी चीजें, आप चीनी गंदम सब चीजें इंपोर्ट करनी पड़ी, इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। लोकल प्रोडक्शन है, लोकल हम फार्मर से जो हमारा एग्रीकल्चरिस्ट है उससे मेज सारी चीजें खरीद के हम एक अच्छी प्रोडक्ट बना के हम दे रहे होते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है व्हाइट मीट की, इससे अच्छी ब्लेसिंग आपको मिल नहीं सकती। हाँ, प्राइसेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, जो आपका कंसर्न है प्राइसेस, मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में ग्रेजुअली ये कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम खालिक साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।